वंदे मातरम। राजनीतिक गहमा गहमी से अलग आज चर्चा करते हैं भारत में हिंदुत्व के दो बड़े पुरोधाओं के बारे में। उनका हिंदुत्व के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, 25 दिसंबर को। क्रिसमस भी इस दिन होता है। बात करते हैं उन दोनों नेताओं की, पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। राजनीतिक दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व के पोषक विचारक तो थे ही, लेकिन इनका हिंदुत्व जो था वो कट्टरता से दूर था। अब इसको डिबेट का करते हैं लोग, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो उनके योगदान है उस पर चर्चा करते हैं। बाकी जो और विषय हैं, चाहे वो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हो। और अटल जी की तो कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू मेरा परिचय है, तो उसको कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि वो कितने कट्टर हिंदू थे और क्या थे, या हिंदुत्व के प्रति उनकी क्या विचारधारा थी। पहले चर्चा करते हैं मालवीय जी की, मदन मोहन मालवीय जी की। मदन मोहन मालवीय जी के अगर प्रमुख जो उनके विचारों की बात करें तो वो, अगर ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस के सदस्य थे 9 में, और 19 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और जो दूसरा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 86 में, 1886 में, जिसमें फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष हुए थे। तो उन्होंने जो वो उसमें भाषण दिया था, उसके बाद काला काकर के जो महाराज थे उनकी बातें उन्होंने बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद उनका एक अखबार हुआ करता था, साप्ताहिक हुआ करता था शायद, तो उसके उनको उनका एडिटर बनाया गया। उसका नाम हिंदुस्तान था, बाद में जो डेली बना। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि वो जो है अखबार, जब उसको डेली बनाया गया तो उसके पीछे ये था कि हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी, तो हिंदू महासभा के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती थी, जो उसको भी उसमें डिफेंड किया जाए। बाद में तो उसको बिरला जी ने खरीद लिया और बिरला जी का वो अखबार हो गया। फिर वो कांग्रेस से जिस तरह की बात होती है। अब ये केवल यही अखबार नहीं था, उन्होंने 1919 में लीडर की स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे। अब लीडर ऐसा अखबार है जिसके नाम से आज भी इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ पर एक रोड है, लीडर रोड, मतलब वहाँ से अखबार निकलता था। उसके अलावा मर्यादा 1910 में मर्यादा करके एक अखबार निकाला करते थे। इन सब के अलावा वो सिविल लॉयर थे और उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। उनके बारे में बहुत लोग बोलते थे कि अगर वो अपनी वकालत नहीं छोड़ते, जब से उन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया 1911 में, जब उन्होंने सामाजिक और इन कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और फिर तभी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। उसके जमीन अधिग्रहण से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन उनके सामाजिक कार्यों में और भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे गोरक्षा को लेकर के उनकी भूमिका, गंगा के अविरल प्रवाह को लेकर के उनकी भूमिका, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक अविरल गंगा रक्षा समझौता भी स्थापित किया था। इसके अलावा जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया था, और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में हरिजन सेवक संघ की
स्थापना हुई थी। गांधी जी ने ही उनको महामना की उपाधि दी थी। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने औपचारिक तौर पर प्रबंधन वकालत छोड़ दी थी और ये कहा था कि अब वो वकालत नहीं करेंगे, सामाजिक सेवा में चले गए थे। लेकिन जब चौरी चौरा के बाद 172 लोगों को जो निचली अदालत है उसने फांसी दिलाई, तो मदन मोहन मालवीय जी ने वो मुकदमा लड़ा और उस मुकदमे में सिर्फ 172 में से 18 लोगों को और फांसी हुई। बाकी किसी को आजीवन कारावास हुई, लगभग 10-12 लोगों को आजीवन कारावास हुई, 36 लोगों को छोड़ दिया, बाइज्जत बरी हुए, कुछ लोगों को 3 साल की सजा हुई, कुछ लोगों को 8 साल की सजा हुई। लेकिन जो 172 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, उन 172 लोगों को फांसी से बचाने में मदन मोहन मालवीय की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो अविरल गंगा को लेकर के या बाकी और सामाजिक कार्य है, उनकी जो मूल योजना थी कि ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो स्थापित करना चाह रहे थे, वो प्रयाग या इलाहाबाद में करें। लेकिन चूंकि वहाँ जितनी भूमि की आवश्यकता थी उतनी भूमि की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए जहाँ पर उन्होंने ये कार्य शुरू किया था वो हिंदू हॉस्टल, हिंदू छात्रावास बन गया। वो अल्फ्रेड पार्क के सामने अभी भी है। इस तरह की बात लोग बताते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू हॉस्टल को लेकर के, तो मतलब हिंदू जो है, और दूसरा ये था कि चूंकि वहाँ पर एक विश्वविद्यालय पहले से ही था, तो दूसरा विश्वविद्यालय दूसरी जगह बनाना चाह रहे हैं। हालांकि बनारस में संपूर्णानंद और BHU और 2 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये एक बड़ा वो था, चूंकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रेपुटेशन है वो बहुत बड़ी विश्वविद्यालय और बहुत उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, तो इन सब के कारण वो बनारस शिफ्ट हुआ। वैसे ही हिंदुत्व के दूसरे पुरोधा जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने भी लॉ की पढ़ाई, उन्होंने भी कानपुर से पढ़ाई की, लॉ की। उसके बाद वो पत्रकारिता करते थे, संघ के प्रचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और पांचजन्य के संपादक थे। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना एक निशान एक विधान और जो एंट्री के लिए पास लेना पड़ता था जम्मू कश्मीर, वो आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन में वाजपेयी जी साथ थे। लेकिन उसके बाद जो वाजपेयी जी जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो श्यामा प्रसाद जी ने उनको बोला कि जा करके जो जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं को रिपोर्ट करो। लेकिन बाद में जेल में गिरफ्तारी में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने ये बोला कि जा करके दुनिया को बताओ कि जो परमिट के बिना जम्मू कश्मीर में नहीं घुसा जा सकता, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तोड़ दिया और बिना परमिट के घुसे। इसके बाद जो घटनाक्रम था उससे आहत होकर के, ऐसा वाजपेयी जी का खुद का कहना है था कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और सक्रिय राजनीति में बहुत उसके साथ उनके जिस तरह से उन्होंने जनसंघ से शुरुआत करके उसके बाद फिर जनसंघ के बाद फिर वो 77 में जो जनता पार्टी बनाई गई उसमें एक बड़ी भूमिका में थे और जब सरकार बनी तो उनको विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा
इसके अलावा जो और भी सारे मामले थे या जो आइडियोलॉजिकल विषय थे हिंदुत्व से लेकर के, चाहे राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, इन सारी चीज़ों को वो बहुत बेहतर ढंग से जनता के सामने रखते रहे। अपना चुनाव उन्होंने पहला बलरामपुर से लड़ा, हार गए, लेकिन वो ग्वालियर का भी चुनाव वो हारे, लेकिन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक उनके बारे में बोला भी गया संसद में कि वो सही व्यक्ति गलत पार्टी में है, तो उन्होंने उसका बहुत तरीके से जोरदार ढंग से जवाब दिया कि वो ना तो सही व्यक्ति भी हैं और वो सही पार्टी में है। इस बारे में किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के भी जब बहुत सारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को लेकर के, जब बाबरी ढांचे के डिमोलिशन के बाद उनसे प्रश्न किया गया था और ये कहने की कोशिश की गई, ये उनके मुंह से कहलवाने की कोशिश की गई कि ये गलत हुआ, इसलिए कि उसको बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताने की कोशिश की कि ये ठीक नहीं था। वाजपेयी जी का स्पष्ट बात था कि ये हिंदुओं की भावनाओं का प्रकटीकरण था और कोई नया निर्माण होना है तो पुराने जो जगह है उसको समतल करना पड़ता है। वो कभी इस मामले में, अब इसको अगर लोग ये कहें कि ये वो हिंदुत्व को लेकर के वो उतने मुखर और प्रखर नहीं थे, तो ये उनकी समझ का फेर है। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या बात हो सकती है कि वो राम मंदिर के लिए भी इसी तरह से बातें करते रहे और उन्होंने उस दिशा में बहुत सारा मोबिलाइजेशन किया। ये अलग बात है कि रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली और आडवाणी जी ने मोबिलाइज किया पार्टी को 2 सीटों से 84, 89, 116, उसके बाद 182 तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बात को भी कोई नहीं नकारा जा सकता कि जो स्टेट्समैनशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उसके कारण ही कोalition का गवर्नमेंट, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे नॉन कांग्रेस उसके, जो कोalition की सरकार का टर्म उन्होंने पूरा किया। उनको भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है और जिस तरह से पार्टी के अतिरिक्त जब यूनाइटेड नेशंस में भारत के का विषय रखना था, तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपने पार्टी के किसी नेता की तुलना में वाजपेयी जी का चयन किया और उनकी हिंदी में यूनाइटेड नेशंस में स्पीच पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति भारतीय ने हिंदी में स्पीच दी थी और वो सब जगह वो चर्चा का विषय बनी। उनकी जब उनका देहांत हुआ तो जिस तरह का भीड़ या जिस तरह का जनमानस उमड़ा था, उसको वो इस साफ तौर पर बताता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य सर्वग्राह्य नेता थे और हिंदुत्व के वैसे ही पुरोधा थे जैसे कोई अन्य हिंदुत्व का नेता हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि तुलना की जाती है, जब ट्रॉयका था अटल आडवाणी जोशी का, तो उसमें बोला जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा कट्टर ने लाल कृष्ण आडवाणी से ज़्यादा कट्टर मुरली मनोहर जोशी। अब ये कंपैरिजन जो है वो कितना उचित है कितना अनुचित है, ये अड्डा के दर्शक डिसाइड करेंगे। ऐसे ही और नेताओं के बारे में कहा जाता है। अभी जो राजनीति जो अभी भारतीय राजनीति में है कि
मोदी से ज़्यादा कट्टर शाह, शाह से ज़्यादा कट्टर योगी, इस तरह की जुगलबंदियाँ चलती हैं। लेकिन जो असली बात है कि वाजपेयी जी ने अपने हिंदुत्व पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शायद और वो जिस तरह से भाषा के इस्तेमाल में वो लोगों को चकमा देते थे, ये शायद लोगों को नहीं समझ में आता है। उनके बारे में उनकी वाक्पटुता संसदीय इतिहास में अपने आप में एक नया मुकाम थी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।